हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूनिक्लो स्टडी प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, जिसमें सेक्शन 1 to 7 कंप्लीट करवाई है। तो प्लीज़ आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल को लेके, वो सभी आपके वहाँ से क्लियर होंगे कि इस एक्ट को बनाने के ऑब्जेक्ट क्या है, कितने इसमें चैप्टर है, कितने शेड्यूल है, कब ये इन्फोर्स हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में सारे जो भी आपके कॉन्सेप्ट वो उसमें क्लियर होंगे। देन आज अपन इसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8 से। देखिए, धारा जो 8 है वो अध्याय 3 से शुरू होती है। इससे पहले अपने 2 अध्याय इसके कंप्लीट किए। पहला अध्याय जो है धारा 1 से लेके 5 तक है। दूसरा अध्याय में है धारा 6 और 7 है। अध्याय 3 है वो बात करता है किराएदारी के बारे में। अब किराएदारी क्या है, सीमित कालावधि की किराएदारी के बारे में सेक्शन 8 बात करता है। 3 इसमें क्लॉज एक प्रोविजो है। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ उसको, उसके बाद में डायरेक्ट आप सब स्टूडेंट के पास में डायरेक्ट तो है ही, आप उसमें से रीड कर लीजिएगा। तो देखो, सीमित कालावधि किराएदारी क्या होती है। कोई भी लैंडलॉर्ड चाहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड अपने मकान को किराए पर देना चाहता है। लैंडलॉर्ड कौन है? वो है जो कि धारा जो 2 है उसका क्लोज जो ग है, जो सी है, उसमें परिभाषित कर रखा है वो लैंडलॉर्ड। कोई भी भूस्वामी चाहता है कि वो अपने परिसर को किराए पर दे। किस पर्पज़ के लिए? निवासी पर्पज़ के लिए, निवासी प्रयोजनों के लिए। तो वो अधिकतम 3 वर्ष की सीमित कालावधि के लिए किराए पर दे सकेगा। कोई भी भूस्वामी है वो चाहता है वो अपने परिसर को किराए पर दे, तो वो दे सकता है। किस चीज़ के लिए देगा? निवासी प्रयोजनों के लिए देगा। 3 वर्ष से अधिक की सीमित कालावधि के लिए किराए पर दे सकेगा। इसके बाद में कोई भी जो भूस्वामी है जो अपने परिसर को किराए पर देना चाहता है वो भूस्वामी, और जो किराएदार, कौन सा किराएदार? प्रस्तावित जो किराएदार है, मतलब प्रस्तावित का मतलब है आने वाला नया जो किराएदार है वो। तो भूस्वामी और प्रस्तावित किराएदार दोनों के दोनों किराया प्राधिकरण के सामने, किराया अधिकरण के सामने किराएदारी की अनुज्ञा के लिए और उसी टाइम कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किराया अधिकरण के सामने जॉइंट रूप से, संयुक्त रूप से अर्जी प्रस्तुत करेंगे। अब किराया प्राधिकरण क्या है? तो किराया अधिकरण के बारे में अपने को सेक्शन 13 बताता है। तो अपन सेक्शन 13 में रीड करेंगे कि जो किराया अधिकरण जो अथॉरिटी है वो क्या है, उसका गठन कौन करता है। ठीक है। अब किराया अधिकरण के सामने जैसे ही भूस्वामी और जो टेनेंट जो जाता है, तो किराया अधिकरण क्या करेगा? तुरंत अनुज्ञा प्रदान करेगा। इसके साथ में ही कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। और किसी भी मकान मालिक को, किसी भी भूस्वामी को, किसी परिसर को एक बार में एक साथ 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी अनुज्ञा। किराए पर अपने मकान को किराए पर देने की जो अनुज्ञा है, एक टाइम में 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी और 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है। और आपको जो कब्जे की पुनः प्राप्ति का जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वो प्रमाण पत्र उसके निष्पादन होने की तारीख से 6 माह के भीतर भीतर दाखिल नहीं की गई है तो वो व्यपगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपने अपना मकान है, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए आप किराए पर दे सकते हो। आपने जैसे 2001 में 1 जनवरी 2001 को अपना परिसर किराए पर दिया है और 2003 तक आपका टाइम पीरियड, आपकी जो किराएदारी का जो टाइम पीरियड वो पूरा होता है। आपका किराएदार चाहता है कि वो उसी परिसर में और आगे रहे, तो उसको जो 3 साल का जो टाइम है, 1 जनवरी 2001 से किराएदारी स्टार्ट है, 2003 दिसंबर में वो किराएदारी कंप्लीट होगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? दिसंबर 2000 जून 2003 में उसको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा उसकी किराएदारी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। नहीं तो जो उसको जो किराएदारी जो थी, वो उसका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन 8 अपने को बताता है कि भाई कोई भी किराएदार, कोई भी भूस्वामी चाहता है कि अपने मकान को किराए पर दूँ, तो वो दे सकता है। निवासी प्रयोजनों के लिए देगा, अधिकतम 3 वर्ष के लिए देगा। जॉइंट रूप से एप्लीकेशन लगेगी, भूस्वामी और प्रस्तावित किराएदार लगाएगा किराए की अनुज्ञा के लिए और कब्जे की पुनर्प्राप्ति दोनों के लिए लगेगी। किराया अधिकरण की ड्यूटी यह है कि वो अनुज्ञा प्रदान करेगा, प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी। आपका प्रमाण पत्र है वो निष्पादन होने की तारीख से 6 माह के भीतर भीतर अगर आपने आवेदन नहीं किया तो वो व्यपगत हो जाएगा। व्यपगत का मतलब होता है लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 8 अपना ये कंप्लीट होता है। सेक्शन 9 बोलता है किराएदारों की बेदखली। तो किराएदारों की बेदखली क्या होगी, कैसे होगी? देखो, कोई भी अन्य विधि है, कोई भी अन्य संविधा में चाहे कुछ भी अंतर्विष्ट है, किराए कोई भी संविधा विधि कुछ भी कहती हो, लेकिन अगर कोई भी भूस्वामी चाहता है कि मैं अपने मकान को, अपने किराएदार को अपने किराएदारी से बेदखल करूँ, अपने परिसर से बाहर निकालूँ, तो धारा 9 जो है वो अपने को 13 आधार बताती है। 13 पॉइंट इसमें है, 13 आधार बताती है कि इन आधारों में से किसी भी आधार में अगर किराएदार आता है तो भूस्वामी के पास में अधिकार है कि वो अपने किराएदार को बेदखल कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो कौन कौन से आधार? देखो, अन्य विधि, अन्य संविधा कुछ भी कहती हो,
उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर इन 13 आधारों में कोई बात आती है तो भूस्वामी है वो किरायाधिकरण के सामने जा सकता है और किरायाधिकरण अपना समाधान करेगा पहले कि क्या किराएदार ने ऐसा कोई फ़ॉल्ट किया है, और अगर उसने ऐसा कोई फ़ॉल्ट किया तो उसको बेदखल किया जा सकेगा। तो पहला जो आधार है वो यहाँ पे ये है कि जो किराएदार है उसने क्या किया, उसने 4 महीने तक किराए की रकम का ना तो संदत किया है ना ही निविदत किया है। किराए की रकम में 4 महीने तक उसने उसका कोई पे नहीं, 4 महीने तक उसने किराया ही नहीं दिया मकान का। तो भूस्वामी के पास में ये अधिकार है कि उसको अपने उस परिसर से बाहर निकाला जा सकता है। परंतु अगर कोई भी भूस्वामी इस क्लोज फर्स्ट का आधार लेना चाहता है तो यहाँ पे उसको सबसे पहले ये करना पड़ेगा। तब तक कोई भी भूस्वामी इस चीज़ का आधार नहीं ले सकता कि मेरे किराएदार ने मुझे 4 महीने तक का किराया नहीं दिया। सबसे पहले उसकी ड्यूटी यहाँ पे ये बनती है कि जिस भी नगर पालिका क्षेत्र में उसका परिसर स्थित है, उस नगर पालिका क्षेत्र में उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम बताना पड़ेगा जो उनके बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है, उस रेंट एग्रीमेंट में, या फिर अन्यथा किसी रसीदी रजिस्ट्री डाक के माध्यम से। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कि जैसे ही किसी भूस्वामी को भाई मकान का किराया टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे भूस्वामी की ये ड्यूटी है कि अपने किराएदार को नोटिस दो कि भाई आपका किराया टाइम टू टाइम मेरे पास में नहीं आ रहा है। नोटिस देने के बाद में भी 30 दिन तक किराएदार जो है वो किराए का संधाई नहीं करता है, तो फिर आपके पास में यहाँ पे ग्राउंड है, ये 30 दिन तक अगर वो संधाई नहीं करता है बकाया का, तो आपके पास में आधार है। आप ये आधार ले सकते हो कि भाई मैंने इसको नोटिस भी दे दिया, मैंने इसको अपना बैंक अकाउंट भी नंबर भी बता दिया, इसके बाद भी ये पे नहीं कर रहा, तो फिर आप इसे बेदखल करवा सकते हैं इस आधार पे। और अगर कोई किराएदार है वो अपने भूस्वामी को निर्देशित करते हुए किराया जो है वो किराए प्राधिकारी को जमा करवाता है, तो भी ये माना जाएगा कि वो किराया आपको ही जमा करवा रहा है। ठीक है। तो इसका जो पहला जो आधार है, ये एग्ज़ाम में आपसे 3 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन जो 9 है, धारा जो 9 है, उसमें बेदखली का जो फर्स्ट ग्राउंड है उसका आधार कब ले सकता है भूस्वामी। तो भूस्वामी को अपना बैंक अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, पहले उसको बकाया का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसका आधार ले सकता है। ठीक है। तो किराएदार को बेदखली का आधार जो है टोटल 13 इसमें आधार है। पहला आधार ये है कि किराएदार 4 महीने तक किराए का संदाय नहीं करता है। देन इसका दूसरा आधार ये है कि जो किराएदार है उसने क्या किया, परिसर को जानबूझकर सारवार नुकसान कायद कर देता है, या फिर किराएदार क्या करता है, अपने भूस्वामी की, अपने लैंडलॉर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना, लिखित परमिशन के बिना उस मकान में ऐसा कोई निर्माण कार्य करता है जिस वजह से उस मकान का मूल्य कम हो रहा है, या फिर किराएदार है उस परिसर में न्यूसेंस करता है। न्यूसेंस इस प्रकृति का है कि भूस्वामी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या फिर भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना ही किराए जो मकान जो है, परिसर जो है, उसको उपकिराए पर दे देता है। और स्पष्टीकरण इसका ये कहता है कि मानो जैसे आपका जो भूस्वामी लैंडलॉर्ड है वो आपके पास में रेंट लेने आया या फिर किसी भी काम से वो अपने मकान में आया, जब वो अपने मकान में पहुंचा तो वहाँ पे आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी था, तो जब तक कि आप उसको क्लियर नहीं कर देते हैं कि व्यक्ति कौन है, तो उसके अलावा अन्यथा भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड जो है वो ये उपधारणा कर सकेगा, प्रज्युम्सन कर सकेगा यहाँ पे कि आपने इस व्यक्ति को उप किराए पे मकान दे दिया है। ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया, अगला आधार इसमें यह है कि किराएदार ने अपनी हैसियत का अधित्याग कर दिया। किराएदार ने भूस्वामी के हक से ही मना कर दिया कि कौन कौन मकान मालिक और कौन किराएदार। ठीक है। इसके अलावा जिस पर्पज़ के लिए आपको मकान दिया गया था आप उसके अन्यथा उसका यूज़ कर रहे हैं। परिसर किराएदार को जो परिसर है वो किराएदार को उसके भूस्वामी की सेवा नियोजन में होने के कारण दी गई थी। अब वो सेवा नियोजन खत्म हो चुका है। भूस्वामी को खुद को अपने श्रम के या अपने परिवार के फ़ायदे के लिए तो भी खाली करवा सकता है, लेकिन कोई भी भूस्वामी इस आधार पे कि मकान अब मेरे को खुद को चाहिए इसलिए मैं किराए पे नहीं दे सकता, इस आधार पे अगर खाली करवाता है तो यहाँ पे वो प्रतिशत है यहाँ पे कि वो 3 वर्ष के पहले अपना मकान किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा। अगर वो ऐसा करता है तो सेक्शन 16 की प्रक्रिया उस पर लागू हो जाएगी। या फिर किराएदार ने क्या कि अगला आधार यहाँ पे है कि किराएदार ने अपना खुद का परिसर बना लिया है उसी नगर पालिका क्षेत्र में, तो भी मकान मालिक उससे अपना परिसर खाली करवा सकता है। आपने कोई परिसर किराए पे दिया था और जो किराएदार है उसने कंटिन्यूसली उसने 6 महीने तक उस मकान का यूज़ ही नहीं किया है, या फिर कोई जो किराया प्राधिकारी है, जो किसी भी प्राधिकारी द्वारा भूस्वामी के जो परिसर किराए पे दिया गया है उसमें भीड़ भाड़ कम करने की अपेक्षा की गई है, या फिर उसमें ना कोई निर्माण कार्य करवाना है, जैसे कोई सुधार स्कीम है, कोई विकास स्कीम है, कोई राज्य सरकार की कोई स्कीम है, या जो परिसर है आपका वो मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है। तो टोटल इसमें 13 आधार है जिसमें कोई भी भूस्वामी है अपने किराएदार को बेदखल करवा सकता है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। देखो, कोई भी संविदा विधि आपको कुछ भी कहती है आप उसमें मत जाइए। सेक्शन 9 में जो आधार बताए हैं, अगर किसी भी किराया अधिकरण का ये समाधान हो जाता है कि जो किराएदार है वो
वो इन आधारों में से किसी में आता है, किसी भी आधार का उसने फॉल्ट किया है, तो फिर जो भूस्वामी है उसके आवेदन पर किराया अधिग्रहण अपना समाधान करने के पश्चात किराएदार को बेदखल कर सकता है। कौन से आधार है? फर्स्ट आधार है 4 महीने तक किराया संदत नहीं किया है, ये वाला आधार 3 नंबर में मेंस में आ सकता है। इसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उसको अपना अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, और दूसरा है जब उसको किराया नहीं मिल रहा है तो उसको अपने किराएदार को सूचना देनी होगी। देन उसको 30 डेज वेट करना पड़ेगा। उसके बाद भी वो नहीं करवाता है तो वो फर्स्ट क्लोज का आधार ले सकता है। तो 4 महीने तक उसने किराया संदत नहीं किया है पहला। दूसरा, इसमें 4 महीने तक किराया संदत नहीं किया है। दूसरा, उसने परिसर में जानबूझकर सार्वजनिक कोई नुकसान कारित कर दिया है, या फिर उसने कोई निर्माण कार्य किया है जिससे कि मकान मालिक के मतलब उस मकान का मूल्य कम हो रहा है। ठीक है, 4 महीने तक किराया नहीं दिया, कोई उसमें निर्माण कार्य करवा रहा है, कोई न्यूसेंस उसमें कर रहा है, उप किराए पर दे दिया हो, या फिर जिस पर्पज़ के लिए आपने मकान किराए पर दिया था उससे अन्यथा किसी पर्पज़ के लिए काम में ले रहा है, हक से इनकार कर रहा है, उसको जिस सेवा के लिए जिस नियोजन में किस था वो, अब वो सेवा नियोजन उसका समाप्त हो गया है, या फिर लैंडलॉर्ड को खुद के लिए अपने परिवार के उपयोग के लिए चाहिए, या फिर किराएदार ने खुद का परिसर बना लिया उसी नगर पालिका क्षेत्र में, 6 महीने तक उसने परिसर का यूज़ ही नहीं किया है, या भीड़ भाड़ कम करने के लिए परिसर खाली करवाना है, या फिर मकान मालिक को अपने जो परिसर है उसमें कोई सुधार करवाना है उसको, तो वो खाली करवा सकता है। टोटल 13 इसमें ग्राउंड है। अब अगर सेक्शन 9 आपके मेंस में आता है तो आपको 13 इसके पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट है इसके ये हम नंबर टू नंबर याद करें। नहीं, आप इसके 13 पॉइंट याद कीजिए, जैसे भी आपसे होते हैं वैसे कीजिए। आप ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे कैसे भी लिखते हैं तो इसमें कोई भी आपके नंबर कटने की या फिर सेक्शन का मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। तो आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल 13 पॉइंट है। अब इस सेक्शन जो 9 है, सेक्शन 9 ने बोला कि भाई किराएदार की बेदखली के आधार क्या क्या है। ठीक है, सेक्शन 9 बताता है इवेक्शन ऑफ टेनेंट। तो इवेक्शन ऑफ टेनेंट तो अपने को सेक्शन 9 ने बता दिया कि 13 ग्राउंड में से आता है तो आप करवा लो, लेकिन इसकी प्रोसीजर क्या होगी, कौन से प्रोसीजर में फॉलो करोगे आप कि भाई कौन सी प्रोसीजर है कि कितने दिन का आप उसको नोटिस दोगे भूस्वामी को। जैसे मानो कोई भूस्वामी है, उसने जब आपने मकान किराए पर दिया उसके बाद में 6 महीने तक उसने परिसर का यूज़ ही नहीं किया। अब लैंडलॉर्ड को चाहिए कि मेरा मकान खाली करके यहाँ से निकले, तो इसके लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा। अकेला जाके तो वो निकाल नहीं सकता, उसको किराया अधिग्रहण का सहारा लेना पड़ेगा। और जब किराया अधिग्रहण के सामने कोई भी मकान मालिक जाता है, भूस्वामी जाता है, तो वो किराया अधिग्रहण को वहाँ पर ये कहेगा कि किराया अधिग्रहण को वहाँ पे ये बताएगा कि भाई मेरा जिस परिसर को मैंने टेनेंट किराएदार को किराए पर दिया था, इसके बाद में 6 महीने तक इसने यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको खाली करवाना चाहता हूँ। तो वो किराया अधिग्रहण के सामने जाएगा। सबसे पहले जाके वहाँ पे उसके पास में जो भी दस्तावेज है, जो भी उसके पास में एफिडेविट वगैरह है, वो किराया अधिग्रहण के सामने वो लगाएगा। किराया अधिग्रहण के सामने लगाते ही किराया अधिग्रहण वहाँ पर जो सामने वाली जो पार्टी है, मतलब जो किराएदार है, उसको नोटिस भेजेगा। 30 दिन का उसको नोटिस भेजेगा कि भाई आपके लिए हमारे पास में ये अर्जी आई है, तो उसको सूचित करेगा 30 दिन का नोटिस देके। और 45 दिन के भीतर जो किराएदार है वो जवाब देगा कि मैं क्यों इसमें नहीं रह रहा था, या फिर मैं रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ, जैसे भी कंडीशन है। तो 45 दिन का टाइम है, 30 दिन में उसको नोटिस दिया जाएगा। सबसे पहले लैंडलॉर्ड है वो किराया अधिग्रहण के सामने पहुंचेगा। अधिग्रहण के सामने पहुंचते अधिग्रहण की ड्यूटी है कि 30 दिन के अंदर अंदर किराएदार को नोटिस भेजा जाएगा। देन नोटिस के बाद में 45 दिन के अंदर किराएदार इसके बारे में जवाब देगा। और जब किराएदार जवाब देता है कि मैं क्यों नहीं रह रहा हूँ, या मैं रह रहा हूँ, या मैं बीच बीच में आके रहता हूँ, मुझे कुछ काम था, कुछ भी जो है उसका जवाब वो देगा 45 दिन में। 45 दिन में जवाब देने के बाद में जिस भी व्यक्ति ने अर्जी लगाई है वो अपना प्रत्युत्तर देगा अब यहाँ पे। तो वो प्रत्युत्तर कब देगा, वो प्रत्युत्तर देगा यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 30 दिन में प्रत्युत्तर देने के बाद में जो किराया अधिग्रहण है वो सुनवाई की तारीख नियत करेगा, जो कि 180 दिन की होगी। और मामले का जो निपटारा है वो किराएदार पर नोटिस की तामील जिस दिन हुई है उस तारीख से 240 दिन के भीतर भीतर किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 9 में अगर आप सेक्शन 9 का कोई भी लैंडलॉर्ड है वो उसका सहारा लेना चाहता है, तो 9 की प्रोसीजर अपने को राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 15 है, धारा जो 15 है वो अपने को इसका प्रोसीजर बताता है। तो प्रोसीजर में क्या होगा, आपको लैंडलॉर्ड वहाँ पे जाएगा, अपना एफिडेविट लगाएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, नोटिस भेजा जाएगा किराएदार को 30 दिन का, जवाब देगा किराएदार 45 दिन में। अगर अर्जीदार के पास में कोई प्रत्युत्तर तो वो देगा 30 दिन में। देन सुनवाई की तारीख नियत होगी 180 दिन में। मामले का निपटारा होगा 240 दिन में। कब से 240 दिन है, किराएदार को नोटिस की तामील होने की तारीख से। किराया अधिग्रहण के सामने जैसे ही कोई मामला आता है, किराया अधिग्रहण उस मामले में संक्षिप्त जांच करेगा, पक्षकारों के बीच में सुलह और समझौता करवाने का प्रयास करेगा, कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। और अगर किसी किराएदार को यहाँ पे बेदखल किया जाता है तो जिस दिन उसको बेदखली का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो अगर आपका
मकान आपने निवासी पर्पज़ के लिए दिया था वहाँ से आप उसको वो करवा रहे हो, खाली करवा रहे हो, बेदखली का आदेश है, तो उसका जो प्रमाण पत्र जो दिया गया है उसका निष्पादन 3 महीने में होगा। ठीक है, निवासी पर्पज़ के लिए दिया था तो 3 माह के अंदर उसका एग्जीक्यूशन होगा, निष्पादन होगा। और अगर आपने वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए दिया तो 6 महीने में उसका निष्पादन होगा। ये यहाँ से 3 महीने वाली बात और 6 महीने का जो टाइम पीरियड है ये दोनों प्रीलिम्स में आ सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन जो धारा जो 15 है उसका जो निपटारे का जो टाइम है वो भी आ सकता है। 240 दिन में यहाँ पे निपटारा होगा। जांच जो है संक्षिप्त रीति से होगी। रैंट कंट्रोल एक्ट में जितने भी सेक्शन है सब में जांच जो है वो संक्षिप्त रीति से ही हो रही है। सुलह और समझौता करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो सेक्शन 9 के साथ में आपको सेक्शन 15 आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि 9 की प्रक्रिया है, सेक्शन 15 बताता है। ठीक है, तो अपन ने सीमित कालावधि की किराएदारी देखी है, किराएदार को बेदखली के आधार देखे। इसके बाद अपन देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें कोई भी भूस्वामी है वो अपने परिसर का तुरंत कब्जा भी प्राप्त कर सकता है। तुरंत कब्जा, जैसे मानो आपने आपका कोई परिसर था, अधिकतम आप 3 साल के लिए किराए पर दे सकते हो। कौन कहता है? सेक्शन 8 कहती है। ठीक है, अब धारा 8 में आपने अपना परिसर 3 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया, लेकिन 2 साल तक आपकी किराएदारी अच्छे से चल रही है। 2 साल के बाद में ऐसी कंडीशन हुई कि आपको अपना मकान चाहिए, अब आपको मकान का तुरंत कब्जा चाहिए अपना, तो फिर आप कहाँ जाओगे? तो सेक्शन 9 में जो आधार है उनमें जाके आप अपने परिसर का तुरंत कब्जा ले सकते हो। और धारा जो 9 है धारा जो 10 है इसकी प्रोसीजर जो है वो बताती है अपने को सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 बताती है। और सेक्शन 16 के साथ मैं बताना चाहूँगी आपको कि सेक्शन 6 और 7 अपन ने पढ़ा था किराए का पुनरीक्षण, उसकी प्रक्रिया थी सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 में जो प्रक्रिया थी किराए के पुनरीक्षण की और तुरंत कब्जे की पुनर्प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रियाएं सेम है, दोनों में टाइम पीरियड सेम है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी प्रक्रिया बहुत अच्छे से डील करवाई है। इसमें मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। अब देखिए कौन सी कंडीशन है, कौन से मामले हैं ऐसे जिसमें कि भूस्वामी को तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कोई भी अन्य विधि या संविदा चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन सेक्शन 10 की जो प्रक्रिया है वो और सेक्शन जो 14 है उसकी प्रक्रिया, दोनों की प्रक्रिया समान है। सेक्शन 10 अपने को बता रहा है तुरंत कब्जे की पुनर्प्राप्ति। तो जो लैंडलॉर्ड है भूस्वामी, उसका अधिकार है तुरंत कब्जे की पुनर्प्राप्ति। कोई भी परिसर उसने किराए पर दिया है तो कौन सी कंडीशन है जिसमें वो जितनी कालावधि के लिए उसने परिसर किराए पर दिया उस कालावधि के पूर्व वो अपने मकान को खाली करवा रहा है, अपने परिसर का कब्जा प्राप्त कर रहा है। तो इसके लिए अपने को सेक्शन 10 बताता है कि कोई अन्य विधि या संविधान में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, सेक्शन 10 में अगर आप आते हो, सेक्शन 10 के अगर कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप अपने मकान का कब्जा जो है वो ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या सेक्शन 10 क्या कहता है। अगर कोई भी भूस्वामी है उसने अपना मकान निवासी पर्पज़ के लिए किराए पर दिया है, और वो भूस्वामी कौन है? वो कोई आर्म फोर्स का सदस्य है, संघ के किसी भी सिविल सशस्त्र बल का, अर्धसैनिक बल का सदस्य है। जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति, जिस दिन उसकी नौकरी पूरी हो रही है, जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति हो रही है, निर्मुक्ति हो रही है, या तो उस दिनांक से, उस तारीख के पूर्व या फिर उस तारीख के पश्चात 1 वर्ष के भीतर भीतर। मानो कोई भी आर्म फोर्स का सदस्य है, उसके जो ड्यूटी का टाइम है, उसका जो रिटायरमेंट है वो हो रहा है 2019 में। ठीक है, तो या तो 2019 के पहले, ठीक है, या फिर 2019 के बाद में 1 साल के भीतर भीतर, 1 साल का मतलब है 2019 से 2020 के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, या फिर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर भीतर जो भी बाद में फाइल कर दी गई हो। ठीक है, तो पहले तो ये सुविधा जो सेक्शन 10 का जो लाभ हो किसको मिलेगा? आर्म फोर्स के सदस्य हैं, सशस्त्र बल के जो सदस्य उनको मिलेगा। आपको इसके लिए आवेदन कब करना है? जिस दिन आपकी सेवानिवृत्ति हो रही है उसके पहले या फिर उसके पश्चात 1 वर्ष के भीतर। और ये अधिनियम लागू हुआ है उसके कालावधि के 1 वर्ष के भीतर। इन दोनों में से जो भी टाइम पीरियड बाद में हो रहा हो, यहाँ पे ध्यान देना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो जो भी टाइम पीरियड बाद में हो रहा हो उसमें आपको अर्जी फाइल करनी है। तो सेक्शन 10 का लाभ पहले तो आर्म फोर्स के जो सदस्य उनको मिल रहा है। सेकंड जो है कोई भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी है, सेम जो फर्स्ट क्लोज में जो कंडीशन है कि आपकी सेवानिवृत्ति की तारीख 1 वर्ष के पहले है या इसके पश्चात 1 वर्ष के भीतर है, या अधिनियम प्रारंभ की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, जो भी बाद में उसको उसमें आपको अर्जी आप फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है, कोई सीनियर सिटीजन है, उसको अपने मकान का तुरंत कब्जा चाहिए, तो 3 वर्ष का जो टाइम पीरियड है जिसके लिए उसने किराए पर दिया था उसके अवसान के पश्चात वो अर्जी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेना के सदस्य, सरकार के सदस्य के लिए 1 वर्ष का टाइम है जो भी बाद में हो रहा हो, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का आवेदन टाइम है कि अगर आपको अपने मकान का कब्जा तुरंत चाहिए तो आपको 3 साल में आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो फर्स्ट क्लोज, सेकंड क्लोज और थर्ड क्लोज के अंदर जो आने वाले व्यक्ति हैं, अगर जो भी लैंडलॉर्ड है जिसका मकान है, मानो उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसके बिहाफ पे तुरंत कब्जे के लिए अर्जी लगा सकता है? तो तुरंत कब्जे के लिए उसके बिहाफ पे जो अर्जी लगाएगा वो लगाएगा उसका आश्रित विधिक प्रतिनिधि।
प्रतिनिधि, ठीक है। उसका आश्रित विधिक प्रतिनिधि है वो अर्जी लगाएगा, और जिस उस सदस्य की जिस दिन मृत्यु हुई है उस मृत्यु के बाद में पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष की कालावधि के भीतर भीतर या इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के 1 वर्ष के भीतर भीतर आपको अर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आर्म फोर्स का कोई सदस्य था, उसकी मृत्यु हो गई, सरकार का कोई सदस्य था या सीनियर सिटीजन था, अब वो मर गया, मैन जो लैंडलॉर्ड उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो विधिक आश्रित जो प्रतिनिधि है वो लगाएगा उसकी मृत्यु के बाद 1 वर्ष के भीतर, या फिर जिस तारीख को अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद में 1 वर्ष के भीतर भीतर उसको लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन था, उसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे कौन होगा, तो वहाँ पे उसकी विधवा जो है वो लगाएगी, और वो कितने टाइम में लगाएगी, इसके लिए भी 1 वर्ष का टाइम है, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर भीतर वो लगाएगी। तो अब तुरंत कब्जे के लिए आर्म फोर्स के लिए एक साल है, केंद्र सरकार के सदस्य उनके लिए 1 साल है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 साल है। लेकिन अगर इनकी मृत्यु हो गई है तो इन तीनों के लिए ही 1 साल का टाइम है। लेकिन इसका सेकंड क्लोज वेरी वेरी मोस्ट सेकंड क्लोज ये कहता है, मानो कोई लैंडलॉर्ड है, उसने एक ही नगर पालिका क्षेत्र में उसने अपने 3 मकान किराए पर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे जयपुर है, जयपुर का जैसे मानो वैशाली नगर है, वैशाली में किसी लैंडलॉर्ड के 3 फ्लैट है, उसने तीनों फ्लैट किराए पर दे रखा है। अब वो किराया अधिग्रहण के सामने ये अर्जी लगाता है अपने तीनों परिसर के संबंध में, या फिर एक के बाद एक परिसर के बारे में, कि भाई मेरे को इनका तुरंत कब्जा चाहिए। तो उसकी जो अर्जी है वो उसी नगर पालिका क्षेत्र में एक ही परिसर के संबंध में चलने योग्य होगी, तीनों परिसर के संबंध में चलने योग्य नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता नहीं हो सकती कि वो उसको तीनों ही परिसर तुरंत चाहिए, नहीं भाई, एक में एक की उसको ज़रूरत हो सकती है खुद के लिए, तुरंत कब्जा उसको किसी भी पर्पज़ के लिए चाहिए होगा। लेकिन इसीलिए इसका सेकंड क्लोज है कि आप अगर तुरंत कब्जा चाहते हो किसी परिसर का, तो उसके संबंध में जो आपकी अर्जी है, अगर आपने एक से अधिक परिसर किराए पर दे रखे तो वहाँ पर एक परिसर के संबंध में ही चलने योग्य होगी, सबके संबंध में चलने योग्य नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में इसका थर्ड क्लोज ये कहता है कि मानो कोई भूस्वामी है, कोई भी भूस्वामी है, वो उसका मकान है, मानो उसके 3 फ्लैट बने हुए उसके घर में, उसने नीचे वाला जो मकान है वो किराए पर दे रखा है, ठीक है, और वो खुद ऊपर वाले पे रहता है, या फिर ऊपर वाला पोर्शन उसका खाली पड़ा है। अब वो ये कहता है वहाँ पे कि अपने किराएदार को ये कहता है कि भाई मेरी जो फिजिकल कंडीशन है वो ऐसी हो गई है कि मैं सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकता, मेरे को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, तो आप नीचे वाला जो फ्लोर है इसको खाली कर दीजिए, क्योंकि मेरे को खुद को इसकी आवश्यकता है। तो लैंडलॉर्ड ये आधार ले सकता है अगर उसको कोई स्थायी निश्चकता हो गई है, लेकिन ऐसी स्थायी निश्चकता का कि भाई वो सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो उसका जो भी चिकित्सा बोर्ड है वहाँ से उसको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद में जो भी किराएदार है जिसको उसने भूतल का परिसर दे रखा है उसको वो खाली करवा सकता है। लेकिन जिस भी किराएदार से वो फर्स्ट फ्लोर को खाली करवा रहा है खुद के पर्पज़ के लिए, खुद के सेल्फ के लिए, तो वहाँ पर उस किराएदार को उसको उसी मकान में ऊपर का जो मकान है वो उसको देना पड़ेगा, जिस अनुपात में वो मकान यूज़ कर रहा था नीचे, वही आपको वापस देना पड़ेगा। लेकिन इसका फोर्थ क्लोज कहता है कि मानो कोई भूस्वामी था, उसने किसी भी किराएदार से परिसर खाली करवा लिया, कि तो ये बोल के कि भाई मेरे को तुरंत कब्जा चाहिए, मेरी ये इमरजेंसी है, इस वजह से मुझे चाहिए। अब तुरंत कब्जा उसने खाली करवाया मकान, और तुरंत खाली करवाने के बाद में अगले दिन ही उसने किसी और को किराए पर दे दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जब भी कोई भी किराएदार, कोई भी भूस्वामी है, वो सेक्शन 10 का लाभ लेना चाहता है, तो इसके बाद में वो 3 साल के लिए प्रतिष्ठित है कि वो 3 वर्ष तक किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो क्या होगा, तो सेक्शन 16 की प्रोसीजर लागू होगी, ठीक है। तो सेक्शन 10 अपने को तुरंत कब्जे की पुनर्प्राप्ति बताता है। टोटल इसमें 4 इसमें क्लोज है। फर्स्ट क्लोज अपने को बताता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। देन इसका सेकंड क्लोज बताता है कि आपके एक ही नगर पालिका क्षेत्र में एक से अधिक परिसर है तो एक के संबंध में अर्जी चलेगी। थर्ड क्लोज इसका बताता है कि आपका भूतल का परिसर आपने दे रखा है, आपको वो चाहिए, ठीक है। तो आप क्यों चाहिए, क्योंकि आप स्थायी रूप से निःशक्त हो गए हो, सीढ़ियों का उपयोग नहीं कर सकते हो, तो आप अपना चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद में आप वो मकान ले सकते हैं, लेकिन अपने किराएदार को उसी अनुपात में आपको दूसरा परिसर देना पड़ेगा उसी घर में, ठीक है। और अगर एक बार आपने तुरंत कब्जा लिया तो 3 साल के लिए आप प्रतिष्ठित, आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे। अब सेक्शन 16 की प्रोसीजर यहाँ पे लागू हो जाएगी। सेक्शन 16 की प्रोसीजर का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड सेक्शन जो 6 और 7 का जो प्रोसीजर थी सेक्शन 14 उसका, और उसका टाइम पीरियड सेम है। नोटिस आपको पक्षकार को नोटिस भेजा जाएगा 30 दिन के अंदर, वहाँ पे नोटिस भेजने का टाइम है। उसके बाद में देखिए 30 दिन में नोटिस भेजा जाएगा और 30 दिन के अंदर ही वहाँ पे सुनवाई की तामील होगी। 30 दिन में तामील भेजा जाएगा, 30 दिन में जवाब दिया जाएगा जो भी किराएदार है आपका। अगर आपके पास में कोई प्रत्युत्तर है भूस्वामी के पास में तो 15 दिन में प्रत्युत्तर देगा।
90 दिन में सुनवाई की तारीख नियत होगी और 150 दिन में निपटारा होगा। ठीक है, तो सेक्शन 16 इसकी प्रोसीजर बताते हैं। तो सेक्शन 7, 8 और 9 अपन ने सेक्शन 8, 9, 10 अपन ने डील किया। 7वें ही इनकी प्रोसीजर देखिए। इसके बाद में अपना अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 का जो सेक्शन है वो सेक्शन बात करता है कि कोई भी किराएदार है उसको क्या किया, विधि की कोई भी प्रोसीजर फॉलो किए बिना। अध्याय 4 अपना शुरू हो गया यहाँ से। तो अध्याय ये बोलता है सेक्शन 11 की कोई भी किराएदार उसको विधि की किसी भी प्रक्रिया की ना तो कोई विधि की प्रक्रिया आपने अपनाई है, ना ही उस किराएदार की सहमति ली है आपने। बिना विधि की प्रक्रिया के, बिना उसकी सहमति से अगर किसी किराएदार को बेदखल कर दिया जाता है, बेकब्जा किया जाता है, जिस दिन उसको इस चीज़ की जानकारी होती है कि मेरे को मेरे मकान से मेरे किराए का जो परिसर था उससे बेदखल कर दिया गया है, बेकब्जा कर दिया गया है, उस दिन से 30 दिन के भीतर वो किराया अधिकरण के सामने अपने कब्जे के प्रत्यावर्तन का मतलब होता है रिकवरी, वापस के लिए वो अर्जी लगाएगा। ठीक है, सेक्शन जो 11 है ये बहुत बार प्रीलिम्स में आता है कि आपको जो अर्जी लगाने का टाइम वो कब से होगा। तो जिस दिन आपको जानकारी होती है ना कि भाई मेरे को मेरे मकान से बेकब्जा कर दिया गया है, उस दिन से आप 30 दिन के भीतर लगाओगे। ठीक है, सेक्शन 11 ये कहता है। और सेक्शन 11 की जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर जो अपने सेक्शन 14, 15, 16 में जो डील पड़ी है, वैसी स्टेप वही है। सारे सेक्शन में रैंट कंट्रोल के जो भी सेक्शन है सब में संक्षिप्त तिथि से जांच की जा रही है। सब में स्टेप वही है कि भाई जो भी पक्षकार लाभ लेना चाहता है वो अधिकरण के सामने जाएगा, अपने एफिडेविट लगाएगा, डॉक्यूमेंट पेश करेगा, सामने वाले पक्षकार को नोटिस भेजा जाएगा, वो अपना जवाब देगा, देन पढ़ते उत्तर दिया जाएगा, सुनवाई की तारीख नियत होगी, उसके बाद में मामले का निपटारा हो जाएगा। सेक्शन 11 जो है उसकी प्रोसीजर अपने को बताता है सेक्शन 12। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक करते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी मैं जल्दी अपलोड करने की, जिसमें अपन इस रेंट कंट्रोल एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटी है। सेक्शन 13 बात करता है किराया अधिकरण के पास में किराया अधिकरण का जुरिडिक्शन क्या होगा। सेक्शन 18 बात करता है सेक्शन 13 का जो आदेश है उसकी अपील आप कहाँ पे करोगे, सेक्शन 19 में बात करोगे। इसके बाद में एक नई यहाँ पे अथॉरिटी बता रखी है जो कि 2017 के अमेंडमेंट से जुड़ी है अपने पास में, किराया प्राधिकारी 22A 22B है, अपन वो भी डील करेंगे। तो थर्ड पार्ट जो है उसमें मैं रेंट कंट्रोल जो एक्ट अपना उसको पूरे को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। जो भी इसके मेंस के क्वेश्चन बन रहे हैं, प्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आपको बताते हुए चलूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी आपके फ्रेंड जुडिशरी की लीगल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप उनको वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि और लोगों को भी इसका प्रॉफिट मिले। थैंक यू।